Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss summary of the Poets and Pancakes chapter 6 CBSE class 12th English Flamingo book. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर है इन डिटेल में समझ चुके हैं और इसके बाद वाली जो वीडियो है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर एंड टेक्स्ट और इनसाइड एंड आउटसाइड बोथों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इसके बाद भी अगर आपके कुछ इम्पॉर्टेंट कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा ऐप नॉलेज हब डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरीके का कोई है जो आपके मन में क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं। First start we are going to the introduction. Poets and Pancakes introduction. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? स्टूडेंट पे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर है उसका आपको थीम पता होना चाहिए, वर्ड्स मीनिंग वोकेबलरी आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए, थीम पता होना चाहिए एंड जो उसका ऑथर है, राइटर है, उसका नेम पता होना चाहिए, लेसन का नेम पता होना चाहिए, ऑथर का पता होना चाहिए। ये सारे इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप एग्ज़ामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अबाउट ऑफ यही सारी चीज़ें होती हैं जिसके अराउंड ऑफ क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस आपके मन में होंगे सब कुछ तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर के अंदर हमेशा। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे अब इंट्रोडक्शन। द लेसन इज़ टेकन फ्रॉम बुक माई ईयर्स विद द बॉस रिटन बाय अशोका मित्रन। ये जो बुक है उनकी जो अशोका मित्रन ने लिखी है, उनकी बुक का नाम है माई ईयर्स विद द बॉस। वहाँ से ये जो लिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक, एक एक्सर्ट पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जो कि उस बुक से लिया गया है। ठीक है, एक्सर्ट यानी छोटा सा पार्ट लेना। इन दिस ही टॉक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट कैप्ट जिमनी स्टूडियो रनिंग। इसमें जो अशोका मित्रन है स्टूडेंट, वो बात करते हैं कि किस तरीके से जिमनी स्टूडियो वो उस टाइम पे चल रहा था और उसके अंदर कौन कौन से मेन करेक्टर्स से, एलिमेंट्स से जो जिमनी स्टूडियो को चला रहे थे। जिमनी स्टूडियो यानी फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एंड पैनकेक यहाँ पे बोला गया है मेकअप को, एंड ऑफ यहाँ पे बोला है कि पैनकेक से लेकर जो कि मेकअप है ऑफिस बॉय तक ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट का एक वहाँ पे जिमनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय था। वैसे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस बॉय होता है, बट ये इतना बड़ा स्टूडियो था, मेकअप किया जाता था तो बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता था। बहुत सारे चाहे वो क्राउड का हो या एक्टर्स का हो या कॉमेडियंस का हो, तो इतना वहाँ लोगों का मेकअप होता था कि स्पेशल एक मेकअप के लिए ही ऑफिस बॉय रखा हुआ था। और इसका काम क्या होता था, पानी पकड़ाना या कुछ और छोटे मोटे काम करना और साथ में क्राउड का मेकअप करना। तो इसमें जो एलिमेंट्स बताए गए हैं पैनकेक से लेके ऑफिस बॉय डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट से है जो, एंड फ्रॉम सब्बू से लेके लॉयर तक। यानी सब्बू और लॉयर कौन है, ये वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिमनी स्टूडियो के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी में इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, फिल्म मेकिंग में। और जो सबू है उसका तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, यानी वो बॉस के नीचे सेकंड नंबर पे आते हैं, जो इनके ऐसे बॉस एंड बॉस हैं। तो जो ये हैं सबू उसके अंडर नीचे काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समरी इन डिटेल जो इसके अंदर है, मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर आप डिटेल में कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पार्ट्स में है और उसके 3 पार्ट्स हैं, उस छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आराम से आपको समझ आ जाएगा। और ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट में है, तो अगर शॉर्ट में भी समझ लेंगे तो भी आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको कंटेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तो मेन आपको सारा डिटेल में ही पढ़ना चाहिए हमेशा। वोकेबलरी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो माइंड से स्किप ना हो उसके लिए।
In this lesson, Ashoka Mitran talks about Jimny Studio. Ashoka Mitran इस लेसन में जो बात कर रहे हैं वो जिमनी स्टूडियो की बात कर रहे हैं. He start by making a mention about Pancakes, the famous makeup brand which Jimny Studios offer in truckloads. यहाँ पे एक जिमनी स्टूडियो है और वो क्या यहाँ जो स्टार्ट हुआ है ये पैनकेक से स्टार्ट हुआ. मतलब पैनकेक क्या है, यहाँ पे एक फेमस मेकअप ब्रांड है. ठीक है, जिमनी स्टूडियो में यूज़ किया जाता है. ट्रक में भर भर के लोड होके आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है. इतना मेकअप किया जाता है कि लोड किस में आ रहा है, ट्रक में लोड होके आ रहा है. And the makeup department, according to him, used to makeup to turn them into ugly looking creatures. यानी मेकअप क्यों लगाते हैं, लगाना तो चाहिए था कि उनको वो इसलिए लगाते थे शायद कि प्रेजेंटेशन रही उनकी अच्छे, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियंस हैं, जो भी अदर रोल्स हैं क्राउड का, मतलब उनको ऐसा दिखाने के लिए कि प्रेजेंटेबल रहे, मूवी में बहुत अच्छा लुक दें. लेकिन ये इतना ज़्यादा मेकअप लगा देते थे, भर भर के थोप देते थे मुंह पे, और वो और भी ज़्यादा उनका बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लुक आता था. ऐसा लगता था कोई मॉन्स्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना उनको बना दिया जाता था मेकअप से. He talks about the office boy of the makeup department whose task to slap paint onto face of players एट द टाइम्स ऑफ क्राउड शूटिंग. जब क्राउड की शूटिंग होती थी, भीड़ की शूटिंग वाला सीन होता था, तो ऑफिस बॉय का क्या काम था, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट का ही बॉय था, मतलब उसका ऑफिस बॉय था, तो उसका काम था फेस पे स्लैप करके, ठीक है, स्लैप करके यानी थप करके पूरे फेस पे फटाफट से मेकअप लगाना. एक बहुत बड़ा सा एक बर्तन लेता था, उसमें फटाफट से इस पेंट को यानी मेकअप को क्या करता था, पेंट यानी मेकअप को मिक्स करता था, लोशन बनाता था और फेस पे फटाफट से स्लैपिंग करके उसको लगा देता था. तो ये ऑफिस बॉय का काम था. ही वॉज अ पोएट एंड हैड जॉइंड द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और अ पोएट. यहाँ पे वह बताता है कि ही वॉज अ पोएट, कि वो पोएट जब वो आया था यहाँ पे स्टूडियो ज्वाइन करा था तो उसको एक होप थी, क्योंकि वो एक पोएट था, एक राइटर, एज अ राइटर, एक्टर, डायरेक्टर या पोएट किसी भी तरीके का कुछ बनना चाहता था जब वो आया था. बट अब वो क्या बन गया था, ऑफिस बॉय बन गया था. तो इन दोज डेज द ऑथर यूज टू वर्क इनसाइड अ क्यूबिकल. जो ऑथर हैं उस टाइम पे, तो ऑफिस बॉय किसको बताता है यहाँ पे, ये ऑफिस बॉय जो है वो बताता है अशोका मित्रन को कि मैं एज अ यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे, जब अभी वो 40 ऑफिस बॉय बोल रहे हैं बट वो 40 इयर्स का है, और जब वो आया था तो उसके भी कुछ ड्रीम थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस अपने आप से कि वो जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया. तो जो ऑथर हैं उस टाइम पे वो उनको एक क्यूबिकल मिला हुआ था जिसमें वो अंदर रहते थे, एंड स्मॉल मतलब उनका एक रूम होता था और उसमें एक जो उनका वहाँ पे बैठने का सिस्टम था, और उनका काम था न्यूज़पेपर कटिंग को कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू अदर इनसिग्निफिकेंट. वैसे तो उनके और सबके अकॉर्डिंग, और जो ऑनर था उसके अकॉर्डिंग ये कुछ काम इम्पॉर्टेंट था नहीं, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कटिंग करके और उनको पेस्ट करना. कई बार कुछ चीज़ें वो खुद भी लिख लिया करता था जो ऑथर था, क्योंकि ये जो था अशोका मित्रन, तो ये अपने आप से भी लिखते थे. तो इसीलिए ऑफिस बॉय क्या करता था, वुड कम इन टाइम अगेन टू बोदर हिम with his complaints. He was well convinced that the reason behind his misery was Sabbu. तो जब भी उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कहाँ जाता था, सीधे क्यूबिकल जो उसका रूम है ऑथर का उसके पास जाता था, उसको सब कुछ सुनाना, अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता था, समझाना स्टार्ट कर देता था कि जितने भी मेरे लाइफ में दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो सब किसकी वजह से हैं, सुब्बू की वजह से हैं. और सुब्बू और ऑफिस बॉय क्योंकि दोनों ने ही एक साथ अपना करियर जिमनी स्टूडियो में स्टार्ट किया था जब अर्ली टाइम पे उन्होंने ये ज्वाइन करा था. लेकिन सुब्बू क्या है, वो एक सेकंड पोजीशन पे आ गया है. किस में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडियो में एक पोजीशंस बनी हुई है हायरार्की, यानी सबसे टॉप पे, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे और फिफ्थ पे कौन है, इस तरीके से.
तो जो ऑनर है उसके नीचे सुबह की एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशन है, जिसकी वजह से ऑफिस बॉय उससे क्या करता है, उससे उससे सोचता है उसको देख के कि यही मेरे सारे दुखों का कारण है, मेरी जितनी भी इंसल्ट होती है या मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ या मुझे जो भी परेशानी होती है वो उसको ही बोलता था, उससे बहुत जेलस फील करता था। मे बी यहाँ पे ये बताया गया है। और वो ये सब बातें किससे कर रहा है, अशोकामित्रन से। तो अशोकामित्रन कई बार बहुत प्रॉब्लम परेशान भी हो जाते थे और कहते थे कि इससे अच्छा तो क्राउड का सीन ही हो जाता और होना चाहिए कि ताकि ये जाए और वहाँ पे मेकअप करे और मेरा पीछा छोड़े, क्योंकि उसको ही वो फटाफट से सुनाता रहता था और उसे उसकी बातें सुननी पड़ती थी। एंड ही वॉज अ वेल कन्विंस, और उसे ये सब विश्वास था कि भाई ये सब का रीज़न कौन है, सुब्बू है मेरी परेशानियों का। एंड ही थॉट सुब्बू हैड एन एडवांटेज बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण। ब्राह्मण में मतलब एक कास्ट है जिसमें उनका जन्म हुआ है। तो जो ऑफिस बॉय है वो सोचता है कि सुब्बू को जो एडवांटेज मिली है उसके बाय बर्थ से ही मिली है, उसका जिस कास्ट में जन्म हुआ है और जो उसको सारे एक रिच फैमिली से रिसोर्सेज मिले हैं उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसीलिए वो एक अच्छी पोजीशन पे है। एंड ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स एंड इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम। उसे टेलर मेड फिल्म कहा गया। ऑथर कहते हैं कि जो सुब्बू है वो टेलर मेड है फिल्म्स के लिए, यानी जो फिल्म्स के लिए ही बना है, जो मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि भाई वो इस फिल्म इसके बिना कैसे होती, वो बना ही फिल्म के लिए, वो कुछ और नहीं कर सकता। वैसे तो वो क्या था कि पोएट भी लिखता था, पोएम भी लिखता था, बट उसका काम वो क्या हो गया, थोड़ा सा इससे ओवरकम हो गया। मतलब ये वाला जो फिल्म मेकिंग काम है उसने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। यानी उसके जो क्रिटिक्स हैं सुब्बू के, वो ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि चाहे वो पोएट था, जो सुब्बू है, राइटर है, कुछ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वो किस में है, फिल्म बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन करने में बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे टेलर मेड बोला गया है। ऑथर ने भी उसको यही बोला है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि कई बार उसकी जो इमेजिन पावर थी फिल्म मेकिंग को लेकर, वो अच्छे से अच्छे डिफ़िकल्ट सीन को भी बहुत ईजिली कास्ट कर लेता था। ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड वॉज नॉन फॉर हिज हॉस्पिटलिटी। उसका जो नेचर था किसी को वेलकम करने का और किसी के लिए मतलब बहुत बड़ा दिल था कि कोई भी उसके पास परमानेंटली रहने के लिए भी आ जाए उसके घर पे, तो वो बहुत ही हंस के उसका वेलकम करता था और सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। जस्ट लाइक मैनी अदर एट द जिमनी स्टूडियो, और ऐसे जैसे कि वो जिमनी स्टूडियो का ही कोई उसका मेंबर हो। ही ऑल्सो डिड पोइट्री, और उसने पोइट्री भी लिखी। द ऑफिस वॉज वेरी जेलस सुब्बू ग्रोथ, और जो सुब्बू है उसकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस करता था। और व्हेन ही द बॉस हैड एनी प्रॉब्लम इज डूइंग सीन इन अ फिल्म, सुब्बू कुड रिकमेंड सेवरल प्रैक्टिकल्स आइडियाज़। और कई बार सीन में जब वो उसका जो बॉस है एसएस वॉसन कहीं पे ट्रैप हो जाता था या उनको सीन कास्ट करना समझ नहीं आ रहा होता है कि इस सीन को हम किस तरीके से डिपिक्ट करें या पोर्ट्रेट करें, तो उसके लिए क्या वो जो बॉस है वो सुब्बू की हेल्प लेते थे और सुब्बू को अपनी स्टोरी सुनाते थे, नरेट करते थे अपना सीन, और वो फिर उनको बहुत सारे एग्जाम्पल देता था कि आप इस तरीके से इस सीन को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे दिखाया है उसकी एक इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वेलकमिंग नेचर था, पोइट्रिक भी उसका एक साइड है, और फिल्म मेकर तो था ही। तो उसके अंदर मल्टीटास्क एक टैलेंट था जिसकी वजह से वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे था। लेकिन जो ऑफिस बॉय है उसको अंदर कहीं ना कहीं फील रहती है उसके लिए जेलस। Sabu was often seen with the boss in that अटेंडेंस रोल। जो सब्बू है वो बॉस के साथ तो दिखता ही था, लेकिन जो अटेंडेंस रोल है, लेकिन उससे भी पता चलता है कि सिर्फ एक सब्बू ही नहीं था, उस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा ग्रुप था, जैसे कि लॉयर या राइटर या पोएट्स और भी उसके अंदर थे। किससे पता चलता है, अटेंडेंस रोल्स को देख के पता चलता है। वैसे तो सुब्बू ही बॉस के साथ हमेशा दिखाई देता था, बट अटेंडेंस रोल से पता चलता है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में और भी प्रोमिनेंट लोग थे जो राइटर थे और
प्रोड्यूसिंग करने में फ़िल्म में हेल्प करते थे, क्योंकि ये सब एस वासन के करीब थे, तो उन्होंने उनको अलाउड कर रखा था कि आप मूवी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप अपनी मूवी बना सकते हो। और लॉयर ने जैसे कि मूवी बनाई भी, बट उसको इतना मच प्रॉफिट नहीं हुआ, और जितने भी रॉ मटेरियल या मेकअप था लॉयर ने अपनी मूवी बनाने में उसको यूज़ किया। इसीलिए पैनकेक जो बोला गया है, मेकअप ट्रक भर भर के आता था, क्योंकि वहाँ पे मेकअप बहुत ज़्यादा किया जाता था। द लॉयर वॉज देयर इज़ अ लीगल एडवाइज़र। लॉयर जो है वो वैसे तो एज अ लीगल एडवाइज़र था वहाँ, बट यहाँ पे उसको एज अ अपोजिट सब बोलते थे कि लॉयर कहाँ से ये लॉयर है, क्योंकि एक तो वो स्टोरी राइटर का काम करता था और प्रोड्यूसिंग का भी काम कर रहा था, फिल्म मेकिंग का, और ऊपर से एक बार वंस लीगल एडवाइज़र अननोइंगली, बिना मतलब उसका अननोइंगली मीन्स होता है जब बिना हमने समझे या कोई हमारा इंटेंस नहीं था और अनजाने में हमने कुछ करा। डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्टर्स। तो अनजाने में क्या करा उसने, लॉयर ने एक अच्छी हीरोइन का जो करियर था वो क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि जब एक बार हीरोइन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, और सब जब सुन रहे थे तो लॉयर ने क्या करा, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद जब वो उसको सुनाता है, जब वो स्टॉप होती है हीरोइन, तो वो अपनी वॉइस सुन के बहुत ज़्यादा डम हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। और क्योंकि वो विलेज से बिलोंग करती है तो इतना सिविलाइज नेचर नहीं था उसका, तो उसको ये शॉक्ड इतना ज़्यादा लगता है कि वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाती है, और कभी उसकी जो करियर था वहीं पे उसका हो गया, स्टॉप हो जाता है, और वो कभी भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाई। जिस तरीके से वो शाउटिंग करके बोल रही थी, जिस तरीके से उसने अपनी आवाज़ सुनी, उसको बहुत ज़्यादा मतलब सदमा लगा। ही वॉज अ लॉजिकल एंड न्यूट्रल मैन। जो लॉयर है इसीलिए उसको क्या बोला गया है साथ साथ कि वो बिल्कुल एक लॉजिकल और एक न्यूट्रल मैन था। एमिडिस्ट आर रोल फुल ऑफ ड्रीमर्स, यानी ड्रीमर्स के बीच में वो सबसे अलग ही था। ड्रीमर्स यानी यहाँ पे पोएट्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, जो और भी उस डिपार्टमेंट में थे, तो वो भरा हुआ था रूम, लेकिन उसमें से ये बिल्कुल ही लॉयर जो था बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि सब जहाँ पे खादी की ड्रेस पहनते थे, सेम खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी को फॉलो करते थे, वहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहनता था। मतलब जो लॉयर है कोट पैंट हो गया, और क्या था, इसका डिफरेंट लुक और डिफरेंट लॉजिकल थिंकिंग भी अलग थी, इसीलिए इसको बोला गया है कि बिल्कुल न्यूट्रल नेचर का था लॉयर। And describe how Jimny Studios got a chance at a host a group of international performance called Moral Rearmament Army। फिर यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक बार जिमनी स्टूडियो को चांस मिलता है वेलकम करने का मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का। एंड द प्लॉट्स एंड मैसेजेस वर नॉट कॉम्प्लेक्स, देयर सेट एंड customs were near to perfection so much so that for many years। यहाँ पे बोला है जो मैसेजेस हैं या जो भी यहाँ से रीआर्मामेंट ने जो दो अपने शो दिखाए थे वो इतने पावरफुल थे। जिमनी स्टूडियो के 600 लोगों ने तो देखा ही उसको मैनी टाइम्स, साथ में बहुत सारे लोगों ने भी उनके शोज़ देखे, और वो उनके जो कॉस्ट्यूम था, जो उनका मैसेज था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब लोगों को बहुत पसंद आया। और इतना उसका परिणाम ये निकला उसका पूरी तरीके से कई सालों तक जो यहाँ के तमिल प्लेयर थे, ठीक है, तो उसमें उसको डिस्प्ले किया गया, जैसे वहाँ का सनसेट सनराइज़ होना, एंड इन अ वे इनहेरिटेड फ्रॉम जॉनथन वैली में जैसे दिखाया गया था वैसे ही डिस्प्ले किया गया तमिल प्ले में भी। उनकी कॉस्ट्यूम जो थी और जो जिस तरीके का पूरा मतलब एक सेटअप था विदाउट स्टेज, किस तरीके से सनसेट और सनराइज़ दिखाना है। एंड द अनदर गेस्ट स्टेफन स्पेंडर, और एक बार और जैसे कि रीआर्मामेंट आर्मी के मतलब एक बार वेलकम किया, उसके बाद फिर किसका वेलकम किया, अब फिर उसके बाद सेकंड टाइम पे स्टेफन जो हैं उनका वेलकम किया, जो कि जिमनी स्टूडियो में आते हैं। People had hardly heard of him, they couldn't even connect with him due to linguistic barrier। लेकिन जब वो आते हैं और अपना स्पीच देते हैं तो बहुत ही
लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि प्योर इंग्लिश मैन थे स्टेफन, तो किसी को समझ ही नहीं आया और खुद सब कंफ्यूज थे कि क्या बोल रहा है, क्यों आया है और कौन है, सब कुछ एक मतलब कंफ्यूजन था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। और जो बॉस थे जिन्होंने उनको वेलकम किया था, उनको उनकी स्पीच से भी पता चल रहा था कि उनको भी नहीं पता है, सिर्फ वो कुछ ऐसे ही मतलब अपनी तरफ से स्पीच दे रहे हैं जो जितना उनको समझ आ रहा था। और ये एक मिस्ट्री बन गई, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या बोला और क्या नहीं। साथ में जो स्टीफन थे वो खुद भी कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसी पहली बार शायद उन्होंने ऐसी ऑडियंस देखी होगी जो इतनी कंफ्यूज थी। उनको ये तो लगा ही होगा उस टाइम पे। एंड इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स लेटर द अशोका मित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक एंड रियलाइज हु ही एक्चुअली वॉज। तो लिंग्विस्टिक बैरियर की वजह से उस टाइम पे नहीं समझ आया था, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद अशोका मित्रा जब देखते हैं कि उनके नाम की बुक, और उनको रियलाइज़ हो जाता है एक्चुअली में वो कौन है, और वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। क्योंकि वो एक कम्युनिज़्म का स्पीच देने आए थे, क्योंकि पहले वो कम्युनिज़्म के फेवर में थे, फिर काउंटर मूवमेंट चला रहे थे, और जो स्टूडियो वाले हैं वो भी कम्युनिज़्म को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए सेम थॉट होने की वजह से वो जिमनी स्टूडियो आए थे और काउंटर मूवमेंट चला रहे थे। कम्युनिज़्म मतलब क्या होता है, जो एक वायलेंस थॉट वाले लोग होते हैं। तो वो जो स्टेफन है, मतलब स्टेफन स्पेंडर, वो क्या कर रहे थे, काउंटर मूवमेंट चला रहे थे, और उन्होंने ही बुक लिखी थी। और बुक में जो फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ, जो 6 प्रोमिनेंट ऑथर हैं उन्होंने वो बुक लिखी हुई थी, उसके अंदर ऐसे था। तो वो काउंटर मूवमेंट ही था, उसमें भी यही था कि किस तरीके से हमने पहले ज्वाइन करा, फिर हमें बहुत डिसपॉइंट हुआ कि हमने कम्युनिज़्म को क्यों ज्वाइन करा, मतलब हमने वायलेंस थॉट को अडेप्ट ही क्यों करा और ऐसे फेवर क्यों करा। और फिर वो बाद में उसको छोड़ते हैं और समझाते हैं कि इससे दूर रहना कितना ज़रूरी है। तो ये एक पूरा उनकी बुक में पता चलता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ लास्ट में कि भाई ये तो जो हमारे स्टूडियो में आए थे वो कौन है, एक यहाँ पे इस बुक के राइटर हैं। तो ये एक मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और यहाँ से चैप्टर का कंक्लूज़न भी निकल आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अब हम थीम पढ़ेंगे कि मेन लेसन की थीम क्या है। मेन इसमें यही बोला है कि जो डिफरेंट पीपल हैं एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि वो अलग अलग बिलोंग करते हैं, उनका कास्ट, उनका बैकग्राउंड वो मैटर नहीं करता, बट फिर भी उस सब एक साथ काम कर रहे हैं। कम टू नो डिफरेंट बिटवीन रियल लाइफ और रियल लाइफ, चाहे वो कैसे हैं, फिल्म में कैसे दिखाए जा रहे हैं और रियल लाइफ में कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। नरेटर हमें बताता है कि बैक स्टेज हैप्पीनेस लाइफ में किस तरीके से जिमनी स्टूडियो से उसने ली, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आर्टिस्ट, पोएट्स एंड टीम मेंबर्स के साथ उसका क्या रहा, कैसा सब कुछ एक्सपीरियंस रहा। वो जिमनी स्टूडियो का एक यहाँ पे समझाने की अपना एक्सपीरियंस कोशिश करी है कि किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने वर्क करा, और डिफरेंट वहाँ पे पीपल थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे, और वो किस तरीके से वर्क करते थे। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।